अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। मेरी और मेरी टीम 7 से 8 की जानिब से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक हमें सब्र, इस्तक़ामत, बर्दाश्त, ईसार, मजहबी रवादारी का दर्स देता है और सरज़मीन पाकिस्तान पर गली गली, कूचा कूचा इफ्तार के औकात में ईसार और खल्क़ खुदाबंदी की खिदमत का जज्बा भी बढ़ चढ़ कर दिखाई देता है। लेकिन हुक्मरान वक्त और कुछ अनासिर इस मुबारक महीने में भी आवाम के सब्र का मज़ीद इम्तिहान लेते हैं। महंगाई में इजाफा करके, बिजली वाले सख्त मौसम में लोड शेडिंग करके और सड़कों पर मौजूद बेतहाशा गदागर अवाम उन्नास को शदीद खौफ में मुब्तला करते हैं और इसके नतीजे में मुस्तहिक लोग अपने हक से महरूम हो जाते हैं। अवाम अलग कन्फ्यूजन का शिकार रहती है कि कौन हकदार है, कौन नहीं है। वैसे एक कन्फ्यूजन रमज़ान से पहले भी हो जाती है। पूरा मुल्क हर साल चांद के हवाले से एक मुश्किल में रहता है। एक तबका रोज़ा रखता है, एक ईद मनाता है। क्या ये अच्छा हो कि सालों से अलग ईद मनाते तबके को भी कौमी धारे में शामिल किया जाए और उनकी राय का भी एहतराम किया जाए। लेकिन क्या कहिए कि सबके अपने अपने मसाइल हैं। वैसे इस साल आगाज़ से ही बहुत गर्मा गर्मी देखी है, तो सियासतदानों से गुजारिश करूंगी कि इस रमज़ान ज़रा अपने और दूसरे दोनों के रोज़े का एहतराम करते हुए, गुफ्तगू करते हुए ख्याल कीजिएगा। शायद इससे सड़कों पर भी लड़ाई झगड़े कम देखने को मिलें, क्योंकि छोटे अपने बड़ों से ही सीखते हैं। इरादा करते हैं सब मिलके कि इस रमज़ान जो सब्र, बर्दाश्त और दरगुजर हम करेंगे उसे पूरा साल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं, आपको हेडलाइंस दिखा देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान के चांद पर तनाज़ा। पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती पोपल जई ने आज पहला रोज़ा खुलवा दिया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया, चांद का झगड़ा सिर्फ रमज़ान और शव्वाल में ही क्यों होता है? चांद देखने के लिए 36 से 40 लाख रुपए खर्चा करना कहाँ की अक्लमंदी है? अरकान मुआवजे के बगैर चांद देख लिया करें या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए? क्यों इत्थे की है तेरी जगह वा? ए चले दिमाग ना खराब कर, चल अपना काम कर जाके। असि इत्थे खलोतियां ना, पैसे दे के खलोतियां आ। किन्नू देने पैसे? असि खलोतियां किन्नू देने तेरा पैसे? नकाब लकूब ना ते तेरी आ सारी 1 मिनट दे विच वाले ढिल्ली करा देनी मुंडिया साडियां ने। हुण लंघ जा, अगे हो जा, चली जाऊं। फैसलाबाद के हर चौक, हर नुक्कड़, हर सिग्नल पर भिखारी फ़कीरों के मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दा चाक करने के लिए समा का स्टिंग ऑपरेशन। पेशावर भिखारनों ने अपनी जगह बचाने के लिए रिपोर्टर को धक्के भी दिए, धमकियां भी देना शुरू कर दी। महंगाई पहले 8 माह में 8.8% मैंने एक्सपेंस कर दिया ना। लैकेट ये उठा के खड़े हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रातों रात इतना इजाफा क्यों किया? कौमी असम्बली में अपोजिशन का प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। असद कैसर ने शोर शराबे पर इजलास मुलतवी कर दिया। मरियम औरंगजेब बोली, नालायक नाअहल वजीर आजम ने रमज़ान से कबल अवाम पर जुल्म ढा दिया। रमज़ान में हुकूमत ने लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया। रमज़ान से कबल पेट्रोल की 9 रुपए कीमत बढ़ा के जो जुल्म हुआ है और उससे जो रमज़ान मुश्किल किया है, रमज़ान के अंदर उन्होंने लोगों के मुंह से निवाला छीना है। ये है असल हुकूमत। वोट को इज्जत दो के बयानिए पर कायम हूँ, हर आजमाइश पर पूरा उतरेंगे, ये वक्त भी टल जाएगा। जमानत खत्म होने से पहले नवाज शरीफ का हौसला बुलंद। मियाँ साहब कल कोट लखपत जेल जाकर सरेंडर करेंगे। लीगी मतवाले कायद से इजहार यकजहती के लिए 10 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स लगाएंगे। मरियम नवाज ने ट्विटर पर नई प्रोफाइल पिक्चर में चलो चलो कोट लखपत चलो का नारा बुलंद कर दिया। मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर क्यों बनाया? तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं, उन्हें सियासी ओहदा कैसे दिया जा सकता है? तहरीक इंसाफ मरियम नवाज को पार्टी ओहदा मिलने के मामले को हर सतह पर उठाएगी। ट्विटर पैगाम में मरियम औरंगजेब का जवाब लिखा, मुखालिफिन मरियम नवाज से खौफजदा हैं, रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका है। जब से मरियम नवाज नून लीग की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, सिलेक्टेड वजीर आजम और किराए की टीम की नौकरी खत्म हो गई। और चीनी शहरियों की शादी के नाम पर पाकिस्तानी लड़कियों से जालसाजी। लाहौर में FIA का एक्शन, 8 चीनी बाशिंदे गिरफ्तार। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर कार्रवाई की गई। FIA के मुताबिक लड़कियों को गैर अखलाकी कामों पर मजबूर किया जाता था।
पाकिस्तान के किसी भी मकाम से रमज़ानुल मुबारक का चाँद नजर आने की शरई शहादत मौसूल नहीं हुई और यकम रमज़ानुल मुबारक मंगल 7 मई को होगी। इस इजलास में 22 शहादतों की बुनियाद पर यह मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया गया बरोज़ पीर 6 मई को रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। 7 से 8 में आपको खुशामदीद कहूँगी। इस साल भी मुल्क में रमज़ान के चांद पर तनाज़ा सामने आया। पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती पोपल ज़ई ने गुज़िश्ता रोज़ आज पहले रोज़े का ऐलान किया था, जिसके बाइस सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में आज पहला रोज़ा इफ्तार किया गया। लेकिन रमज़ान के चांद पर रुयत हिलाल कमेटी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और महकमा मौसमियात एक पेज पर हैं। KP के हुकूमत ने रुयत हिलाल कमेटी की हिमायत का ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में पहला रोज़ा मंगल को होगा। गुज़िश्ता रोज़ रुयत हिलाल कमेटी के मरकज़ी इजलास में ऐलान किया गया था कि पीर को चांद की शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं, इसलिए पहला रोज़ा मंगल को होगा। चांद के तनाज़े पर अवाम हर साल परेशानी का शिकार रहते हैं, इस बार भी डेफिनेटली परेशान है। सुनिए ज़रा। पाकिस्तान में एक ही दिन रोज़ा होना चाहिए, एक ही दिन ईद होना चाहिए, ताकि हम सारी पाकिस्तान मुत्तहिद रहे। हुकूमत की कसूर है, एक दिन होना चाहिए। चूँकि हमारा किबला जो है वो सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब के साथ इसको करना चाहिए। तो ये कमेटियों वगैरह के चक्कर ख़त्म कर देने चाहिए। हम तो ये हमारा ये पाकिस्तान मुल्क है और माशाअल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क है। हम ये कहते हैं कि हमारे एक ईद होनी चाहिए और एक ही रमज़ान होना चाहिए। अवाम ना सिर्फ परेशान होते हैं बल्कि अपनी राय भी देते हैं, अपना मौक़िफ़ भी देते हैं और साथ साथ हुकूमत को कुछ तजावीज़ भी देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पर अमल कौन करे। चांद के तनाज़े पर वफाक़ी हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया। वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, जो कुछ अरसे पहले वज़ीर इत्तलात के तौर पर जाने जाते थे, चांद का झगड़ा सिर्फ रमज़ान और शव्वाल में क्यों होता है, ये सवाल उठाया उन्होंने और कहा कि इस काम के लिए 36 से 40 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है। इसके बावजूद तनाज़ात ही तनाज़ात हैं। कह रहे हैं कि रोयत हिलाल कमेटी के अरकान मुआवजे के बगैर चांद देख लिया करें या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। अब उनकी जानिब से ये भी दावा सामने आया कि पढ़े लिखे उलमा उनकी तजवीज़ की हिमायत कर रहे हैं। फवाद चौधरी की बात सुनिए। हिलाल खुद भी मैंने देखा है कि वो तो दूरबीनों से देख रहे होते हैं, तो जब दूरबीन से ही देखना है जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल में क्या हर्ज है। हम ये कैलेंडर बना के काबीना के रूबरू रखेंगे, काबीना की मर्ज़ी है वो इसको पाकिस्तान के लिए एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। बहरहाल हमारा यहाँ पे यही ख्याल है कि अपना हमारा पाकिस्तान का एक कमरी कैलेंडर होना चाहिए जो जदीद साइंसी असूलों के ऊपर और जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के बुनियाद के ऊपर बनाया जाए और ये अमल जो है वो इंशाअल्लाह इस हफ्ते से शुरू कर दिया जाए। ऐसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जब रमज़ानुल मुबारक के चांद के हवाले से बात करने आते हैं या फिर ईद के हवाले से चांद की बात करने आते हैं, तो आमतौर पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, नाराज़गी का इजहार भी करते हैं। अब मुझे ये डर लग रहा है कि फवाद चौधरी के इस बयान के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की क्या राय आती है और जब आज वो बात करेंगे, खिताब करेंगे, उस वक्त देखना पड़ेगा कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर किस तरह तनकीद करते हैं। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बात कर दी है, वो कह रहे हैं तनकीद करना उनकी आदत है, इसलिए वो हदफ की तलाश में रहते हैं। सुनिए। वज़ीर जो दीन की हसासियत को नहीं जानता, नहीं समझता, तो उन्हें दीनी मामलात पर तबसरा करने का फ्री लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। हमारे जनाब फवाद चौधरी, उन्हें चाहिए कि अपनी जो फ़र्ज़ मनसबी है अदा करे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ को मस्ख़ न करे। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने तो ये बात बताई है कि हुकूमत ने चांद की रोयत पर तनाज़ा ख़त्म करने के लिए एक कमेटी कायम की है, जिसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 10 साल का कैलेंडर जारी करने का काम दिया गया है। ये तनाज़ा कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब खुद कह चुके हैं कि अब ये हुकूमत का फैसला होगा कि इस फैसले को तस्लीम करते हैं, इस कमेटी की जानिब से जो 10 साल का कैलेंडर बनाया जाएगा उसे तस्लीम किया जाता है या नहीं किया जाता। अलबत्ता चांद के तनाज़े के साए मंडला रहे हैं। बात करने के लिए प्रोग्राम में मुफ्ती ज़ुबैर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा, जो बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, दीन में इसकी कितनी गुंजाइश है? बिल्कुल फजूल बात है और खिलाफ शरीयत बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, सूमू लिरुयती वफ्तिरू लिरुयती, चांद देख कर के रोजा रखो और चांद देख कर ईद मनाओ। ये वाज़ेह तौर पर हदीस मौजूद है। 10 साल का ये कैलेंडर बना लेंगे तो मुझे बताइए कि वो चांद देखने वाला हुक्म नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पूरा होगा, उस पर कैसे अमल किया जाएगा।
ये कैलेंडर बनाकर ये देखें, एक बात याद रखें कि ये जो ईद है, ये रमजान, ये कोई त्योहार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये मामला नहीं है कि आपने कुछ सेलिब्रेशन करना है, ये इबादत है। इबादत इसके साथ जुड़ी हुई है, इसका एक तकद्दुस है, ये एक रूहानी इबादत का मामला है, हज का मामला है, रोजे का मामला है, तरावी का मामला है, ईद की नमाज का मामला है। जब ये इस तरह का मामला है तो फिर इसके जो शरई अहकाम है उनको पूरा करना, लवाजिमात को पूरा करना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि चांद देख करके आप रोजे का और ईद का फैसला करोगे। ये 10 साल पहले कैलेंडर बना करके रख लेना, इसका शरीयत के अंदर कोई एतबार नहीं। जी मुफ्ती साहब, मैं गलती पर अगर नहीं हूँ तो इसी हदीस में 2 लोगों की शहादत की भी बात की गई है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो हर साल ये एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है, पेशावर में मुफ्ती पोपल ज़ई का तनाज़ा, फिर यहाँ पर हम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, मुख्तलिफ किस्म के चांद पर आवाम बड़ी परेशान रहती है, कन्फ्यूज रहती है कि इसको हल कैसे किया जा सकता है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और मैं एग्री करता हूँ, लोग बहुत परेशान होते हैं। बाज़ औक़ात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे मनाजिर भी हम देखते हैं कि एक दुकान वाला रोजे से है, दूसरा रोजे से नहीं है, घर के अफराद में से बहन रोजे से है, भाई रोजे से नहीं है। कल से मुझे खैबर पख्तूनख्वा से सवालात आ रहे हैं, तरावी पढ़ें या ना पढ़ें, आज रोजा रखें या ना रखें। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, अवामुन्नास बहुत परेशान है। इसका साफ, वाज़ेह, सीधा, क्लियर कट शरई हुक्म ये है कि जब एक इस्लामी ममलकत कायम है, उस इस्लामी ममलकत के अंदर एक मरकजी रोयत हलाल कमेटी कायम है, उसी को फॉलो करना जरूरी है, उसी की इत्तबा करना जरूरी है। अब हर जगह कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाए, कभी जोब के अंदर, कभी बलोचिस्तान, किला अब्दुल्ला, कभी खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर, कभी कहीं पर, तो इस तरह से इज्तमाइयत नहीं होती, फैसले बरकरार नहीं रह सकते। लेकिन जी, और मुफ्ती जुबैर साहब, शायद आवाम को भी ये समझने की जरूरत है कि जो एक कमेटी बनी हुई है, जो हुकूमत वक्त की जानिब से बनी हुई है, अगर खुदा न खास्ता उनकी जानिब से कोई गलत फैसला किया भी जाता है तो पकड़ उनकी होगी, आवाम की नहीं होगी। लेकिन आप ये मुझे बताइए ना कि ये कैसे, इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है? क्या जो मुफ्ती पोपल ज़ई वाला हल्का बाब है पूरा, अगर उनको कौमी धारे में शामिल किया जाता है, अगर उनको इस कमेटी के साथ शामिल किया जाता है, उनकी राय का भी एहतराम किया जाता है, तो आपको लगता है कि ये मसला हल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में रियासत की कमजोरी है। मैं खुद मलेशिया के अंदर गया, अरब मुल्कों के अंदर जाना होता है, वहाँ रियासत अपनी मजबूती दिखाती है। हम ये नहीं कहते कि उनकी राय को दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, बिल्डोज कर दिया जाए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे ऑन बोर्ड कर लिया जाए, उनकी बात को सुना जाए। देखिए, हम बार बार दुहाइयां दे रहे हैं मरकजी रोयत हलाल कमेटी, मरकजी रोयत हलाल कमेटी को फॉलो करो, लेकिन साथ ही साथ मरकजी रोयत हलाल कमेटी का भी ये फर्ज बनता है कि वो पेशावर के इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। वो लोग बार बार दुहाइयां देते हैं, फरियादें करते हैं कि हमारी शहादत को सुना नहीं जाता। तो ये भी हम मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे मुअज़्ज़ज़ अरकान रोयत हलाल कमेटी से, खैबर पख्तूनख्वा की राय को वजन दें, शहादतों को कबूल करें, जजमेंट करें, उनको भी सुने और वहाँ के उलमा खुसूसन पोपल ज़ई साहब वगैरह को भी ऑन बोर्ड कर लिया जाए, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जी मुफ्ती साहब, आप मेरे पहले सवाल में ही फवाद चौधरी साहब की बात पे कमेंट कर चुके हैं, लेकिन मैं दूसरे पहलू से इस पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। टेक्नोलॉजी के हवाले से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो खुर्दबीन यूज़ की जा रही है वो कई साल पुरानी है, अगर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए, साइंस के ज़रिए चांद की बात की जा सकती है। आपको लगता है ये मज़हब में तो आप कह रहे हैं इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये जो 10 साल का जो कैलेंडर जारी करने की बात, कोई फायदेमंद साबित हो सकती है? ये कभी भी फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। मजीद झगड़े होंगे जब वाज़े तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोयत पर एतबार है, चांद देखने पर दारोमदार है। फिर ये जो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब वो जो दूरबीन है, खुर्दबीन है, वो भी तो साइंसी टेक्नोलॉजी है, तो भाई वो जो दूरबीन या खुर्दबीन है उसके जरिए भी तो रोयत है ना, के जरिए भी तो देखा जा रहा है ना, चश्मे के शीशे के जरिए भी तो देखा जा रहा है। देखने में आप आसानी के जो हालात पैदा करना चाहें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि झगड़े खत्म हो जाएंगे 10 साल का कैलेंडर बना लेने से, कभी भी झगड़े खत्म नहीं होंगे, झगड़े और ज्यादा पैदा होंगे। बेहतरीन तरीका यह है कि तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके ऑन बोर्ड किया जाए, रियासत अपनी मजबूती दिखाए और सारे मुसलमानों पर यह फतवा लागू किया जाए कि वो मरकजी रोयत हलाल कमेटी को फॉलो करें, झगड़े खत्म हो जाएंगे।
ठीक है मुफ्ती ज़ुबैर साहब, यहाँ तो आपका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ और आवाम के लिए दीन की तरफ से इस मामले को कैसे देखना चाहिए या कैसा देखा जाएगा, इस पर तो आपका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ सामने आ गया है और शायद फवाद चौधरी साहब को भी ये मैसेज चला गया होगा। लेकिन ये बताइए कि रमज़ान से पहले जो महंगाई का तूफ़ान आ जाता है, दीगर ममालिक में जब उनके त्यौहार होते हैं तो हम देखते हैं वहाँ सेल लग जाती है, 50% और 80% के डिस्काउंट्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हर साल का यही रोना होता है, 100% कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, मुनाफा खोर सरगर्म हो जाते हैं, फिर हुकूमत की जानिब से भी आवाम को नहीं बख्शा जाता। आप देखिए पेट्रोल के पैसे बढ़ गए हैं। क्या क्या पैगाम हमें इस्लाम देता है और क्या पैगाम हमारे हुक्मरान वक्त या फिर मुनाफा खोर आवाम को दे रहे होते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। कुरान करीम और अहादीस तज्रिबा के अंदर जो तसव्वुर रमज़ान हमें मिलता है वो ये कि ये खैर खाही का महीना है, लोगों के साथ हमदर्दी करो, मुआसात करो, भाईचारा कायम करो, उनके साथ मोहब्बत का खैर खाई का मामला करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इतनी ज्यादा थी कि बुखारी की रिवायत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताबिक तेज आंधी से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात के अंदर मामला फरमाया करते थे। आज अगर हम सदका खैरात या सखावत नहीं कर सकते तो कम अज कम दर्जे की बात यह है, आखिरी और कमतर दर्जे की बात यह है कि नाजायज मुनाफाखोरी, गरां फरोशी, जखीरा अंदोजी, इससे तो हम इज्तनाब करें। अब याद रखिए, आपने सही कहा, अंग्रेज अपने त्योहारों और क्रिसमस के मौका पर पेप्सी को सस्ता कर देता है, मुसलमान रमजान के मौका पर खजूर को सस्ता नहीं करता है। यह हमारा अलमिया है। चीजें महंगी हो जाती हैं, आप ठेले, रेहड़ी, फ्रूट दुकान, शॉपिंग सेंटर, मार्केट, बाजार के अंदर जाएं, अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये बहुत ही गलत तस्वर है। हुक्मरानों को भी चाहिए सब्सिडी दें, आवाम को भी चाहिए इस सिलसिले के अंदर एक दूसरे के साथ खैर खाई का मामला करें। यही असल हकीकी तक़द्दुस रमजान है। मुफ्ती साहब जो अफसोस का मकाम है वो ये है कि दीगर ममालिक में जब ये मुसलमानों का सबसे अजीज़ त्यौहार रमज़ानुल मुबारक या ईद आती है तो फिर उसमें हम देखते हैं कि मुसलमानों के लिए दीगर ममालिक में चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर सेल लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो इसे शायद सीज़न समझा जाता है, वो चाहे सब्ज़ी फरोश हो, चाहे ठेले वाले हों, चाहे मार्केट वाले हों या चाहे फिर हुक्मरान वक्त हो, सभी शायद सीज़न समझ के रमज़ानुल मुबारक में ये ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले को आवाम के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप मौजूद थे। और क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का चाँद ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है, तो कुछ मुख्तलिफ नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब मैं चलूँगी और उनसे जानूँगी कि किसी को चांद दिख रहा है, मिल रहा है या आज मुश्किल कर रहा है। कौन है मेरे साथ, ज़रा मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उनसे मालूम कर लूँ। जुल्करनैन इकबाल साथ मौजूद है। जुल्करनैन, ये बताइए, आपको मिला चांद, नज़र आ रहा है, देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। इस चांद इस वक्त क्योंकि 29 घंटे की उम्र होती है चांद की जब उसको नज़र आना होता है, कल उम्र कम थी, इसलिए आज मैं आपको दिखाऊं कि वाज़े तौर पर चांद को देखा जा सकता है। मेरे बैक में अभी बादल आपको नज़र आ रहे होंगे, इनके बैकग्राउंड में हम बड़ी क्लियरली चांद को अभी भी देख सकते हैं काले बादल होने के बावजूद। आज क्योंकि उसकी उम्र अपने मुकर्ररा जो उसकी लिमिट होती है उससे ज़्यादा है, इसलिए बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। और इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कुछ देर पहले तक लोग भी आए हुए थे जो यहाँ पर नॉर्मली अपने रूटीन के कामों के लिए आते, लेकिन खड़े होकर वो भी चांद को ढूंढते रहे। तो गोया कि सबकी कोशिश होती है कि अपनी आंखों से खुद से चांद को देख लें और एक तरह से तसल्ली भी कर लें कि वाकई जो चांद है वो उतनी उसकी उम्र का ही है या उनसे कोई गलत रोज़ा या एक दिन पहला या एक दिन बाद वाला तनाज़ा तो नहीं रखाया गया। तो अपने अपने तौर पर सभी की ये कोशिश होती है कि चांद को खुद से देखा जाए और देखकर उसकी तसल्ली भी की जाए। जुल्करनैन, अच्छा किया कि आपने अपने अक़ब में मुझे चांद दिखा दिया, वरना आपने शुरू किया था और कहा था कि आप कुछ चांद वाज़े तौर पर देख सकते हैं, तो मैं ढूंढ रही थी कि शायद आप अपने लिए ही बात करें। बहरहाल मुझे बताएं, इसका बाज़ाब्ता ऐलान कब किया जाएगा? देखिए क्योंकि जब रोयत हिलाल कमेटी जब बैठती है तो वो हमेशा 28 तारीख को बैठती है ताकि इससे पता चल जाए कि 29 की शाम का चांद होगा या 30 का। क्योंकि कल कमेटी बैठ चुकी थी और उन्होंने देखा कि कल चांद नज़र नहीं आया, तो इसलिए ऐलान कर दिया गया कि आने वाले दिन यानी कि मंगल को पहला रोज़ा होगा। तो इसलिए बाज़ाब्ता ऐलान कमेटी उसी दिन कर देती है, अलग से चांद नज़र आने के बाद बाज़ाब्ता ऐलान की ज़रूरत नहीं होती। तो जो बाज़ाब्ता ऐलान था, जो नोटिफिकेशन था वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से, वो कल ही जारी हो चुका है कि कल आज रात को यानी कि सहरी होगी, नमाज़ तरावी होगी और कल जो लोग हैं वो अपना पहला रोज़ा इख्तियार करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन मौजूद थे और चांद हमें दिखा रहे थे। वो तमाम लोग जो कराची में या किसी और शहर में अगर चांद नहीं देख सकें तो फिर समा की स्क्रीन पर हम आपको चांद दिखा रहे थे। मजीद भी आगे बात करते हैं, पहले आपको चांद दिखा देते हैं।
रमज़ानुल मुबारक में एक और मसला आप इसे कह लीजिए कि चांद तो बाद में आता है, लेकिन इससे पहले पूरी की पूरी लौट आ जाती है, और किन की वो लौट आती है उस पर ज़रा बात कर लेती हूँ मैं। तो इबादत का महीना, खैर व बरकत समेटने की घड़ियाँ आन पहुँची हैं। बाबरकत महीने के शुरू होते ही मुल्क के आवाम के लिए कुछ मुस्तकिल मसाइल ने फिर से सर उठा लिया है। मजबूरी और माजूरी के नाम पर साल भर हाथ फैलाने वाले गदागर इस महीने सदक़े और खैरात के नाम पर पैसे मांगने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। कराची में गदागर माफिया हर साल बहुत सरगर्म दिखाई देती है। वैसे तो दिन हो या रात, सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों में सवार आवाम से गुर्बत, बीमारी या परेशानी की दुहाइयाँ देकर रकम मांगना बड़ा पुराना रिवाज है, बल्कि ये पेशा बन चुका है, मुनज़्ज़म पेशा बन चुका है, मुनज़्ज़म कारोबार है। पूरा साल गलियों, बाज़ारों और सिग्नल्स पर खूब चमकता है ये कारोबार। बसों में माजूर, बुज़ुर्ग, फ़कीर हजरात अक्सर देखे जाते हैं। अवामी मकामात के इलाके, गली मोहल्लों में मांगने वाली ख़वातीन और उनके साथ बच्चों को देखकर यूँ लगता है जैसे हर कोई ज़रूरतमंद है। ऐसे में आवाम के लिए उनमें से असल मुस्तहक़ अफराद को तलाश करके उनकी ज़रूरत पूरी करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला बन जाता है। रमज़ान के पूरे महीने में शहर भर में जगह जगह इफ्तार और खाने का एहतमाम होता है, मशरूबात की सबीलें लगाई जाती हैं, लेकिन फिर भी सीज़न के गदागरों की जानिब से रकम मांगने वाले फ़कीरों की तादाद में कमी आकर ही नहीं दे रही है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख गदागर कराची आते हैं सिर्फ इस महीने में। तो कराची में अल्लाह के नाम पर मांगने वालों की बड़ी तादाद से निपटने के लिए खुसूसी तैयारी की गई है। सदर और डिफेंस समेत दीगर इलाकों में एंटी बैगरी यूनिट फाल हो गया है। फैसलाबाद की बात करूं तो वहाँ भी भीख मांगने वालों का मुनज़्ज़म नेटवर्क सामने आया है। उनके कारोबार को बेनकाब कैसे किया गया है? समा ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, पहले वो स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाती हूँ, फिर शाहीन शहजादी मेरे साथ ही मौजूद होंगी, उनसे जानूंगी कि आपको आइडिया कैसे आया। फैसलाबाद के हर चौक, हर नुक्कड़, हर सिग्नल पर भिखारी फकीरों के मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दाचाक करने के लिए समा ने किया स्टिंग ऑपरेशन। स्टेशन चौक पर मौजूद पेशावर फकीरनी धमकियां देने पर उतर आई। चलो तो जाके मांगो। क्यों इत्थे की है तेरी जगह वा? ए चले दिमाग ना खराब कर, चल अपना काम कर जाके। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਨਕਾਬ ਨਕੂਬ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਹ ਸਾਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਢਿੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ। मिल्लत चौक पर भी भिकारन धक्के देती रही। ਹੁਣ ਲੰਘ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਚਲੀ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ये भिकारने अपनी अपनी भीख मांगने की जगह के लिए किसको महाना रकम देती है? किसका इनके सर पर हाथ है? क्या शहरी इंतजामिया और पुलिस को ये नजर नहीं आता? बाज़ औक़ात जो नॉन डिज़र्विंग है वो भी मांगने वालों में शामिल हैं, बाज़ औक़ात डिज़र्विंग है जो वो भी शामिल हैं, एक्चुअली नीडी हैं, उनके लिए भी हम लोग ऐसा इनकन्वीनियंस क्रिएट नहीं करना चाहते। लेकिन जहाँ पे हमें ज़्यादा शिकायत मिली हम लोग ज़ाहिर उस पर एक्शन लेंगे। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया जल्द अज जल्द इन जाली फकीरों से उनकी जान छुड़ाए ताकि मुस्तकीन का हक ना मारा जाए। कैमरामैन अवेस और रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। तो जनाब, पाकिस्तान में गदागरी का पेशा एक माफिया में बदल चुका है। एक पूरा नेटवर्क है ये इन गदागरों के पीछे जो काम कर रहा है, और ये काम पूरी प्लानिंग के साथ होता है। फैसलाबाद में गदागरों का नेटवर्क ये बेनकाब हुआ है। कराची में इनकी बहुत बड़ी तादाद से अब निपटा कैसे जाएगा, इस क्या इक़दाम किया जाएगा, बल्कि बात करने के लिए फैसलाबाद से शाहीन शहजादी मेरे साथ हैं और कराची से अहमर रहमान खान साथ मौजूद हैं। अहमर, आप इसलिए साथ मौजूद हैं क्योंकि इससे पहले आप भी ये सब कुछ कर चुके हैं और आपने रमज़ान से पहले ये दिखाया था। लेकिन शाहीन, ये मेरे लिए भी बड़ी अचंभे की बात है। कराची का तो हम रोते रहते हैं कि यहाँ पर 1.5 लाख 2 लाख गदागर आ जाते हैं, लेकिन क्या फैसलाबाद में भी ऐसा ही होता है? इसी वजह से आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है? जी बिल्कुल किरण, ऐसे ही होता है फैसलाबाद में भी। वहाँ से भी, यहाँ भी जो भिखारी मांगने के लिए आते हैं, कुछ लोगों से पूछा कि कहाँ से मांगने के लिए आए, तो उन्होंने ज़्यादातर यही बताया कि वो सिंध या कराची वाले एरिया से यहाँ पर भीख मांगने आते हैं। शायद वहाँ पर तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद फैसलाबाद का रुख करते हैं। फैसलाबाद में भी यही सिचुएशन है जिस तरह से आप पहले बता रही थी कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन नहीं है, किसको पैसे दिए जाएँ, किसको नहीं, क्योंकि ये शक्ल से इतने मस्कीन, इतने ज़रूरतमंद लगते हैं, देख के पता ही नहीं चलता है कि ये लोग जब अगर आप इनके पास आके खड़े होंगे, इनकी जगह पर भीख मांगने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से पेश आएंगे।
तो बाजार जाते हुए पहले मैंने देखा था वहाँ पर 2 भिखारी आपस में लड़ रही थी ख़वातीन के, वो कह रही थी मेरे इलाके में भीख मांगने क्यों आई है, इस वजह से। उसके बाद मैंने बुर्का पहन के वहाँ पर जाके खड़ी हुई, इन्फॉर्मेशन ली, तो उन्होंने बताया कि जो आप पहले चार्ट है ये अमीनपुर बाजार से बनेगा प्रिंटेड फॉर्म में। तो वो तो मैंने ऑफिस में बैठ के खुद बनाया, उसके ऊपर लिखा कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है ये। और फिर जब वहाँ पर जाके मांगना शुरू किया, भीख मांगना शुरू की, तो उन लोगों ने वहाँ पर खड़े नहीं होने दिया। पहले तो आराम से कहा कि यहाँ से जाओ, जब मैं वहाँ पे खड़ी रही तो उसके बाद धमकियाँ देना शुरू कर दी कि यहाँ से जाओ वरना अपने लड़के बुलवा लेंगे, तुम्हारा वो हशर करेंगे। और इन लोगों की ज़ुबान देख के लगता नहीं ये वही लोग हैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे भीख मांग रहे थे और इस तरह से मस्कीन बने हुए थे। इतनी गलीज़ किस्म की गालियाँ ये लोग वहाँ पे देते हैं, खड़ा नहीं होने देते। फिर दूसरी जो खवातीन है वो ये कहती हैं कि अगर यहाँ पे पुलिस का डाला आएगा वो तुम्हें उठा के बैठा के ले जाएगा। ये जो सिचुएशन थी ये इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी, वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है कि समा टीवी के तमाम रिपोर्टर्स को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर चैनल के रिपोर्टर को मैं सलाम पेश करती हूँ कि आप लोग इतनी मुश्किलात से गुजर कर आवाम के सामने हक़ाइक़ लेकर आते हैं। लेकिन ये जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, ये जितना कुछ हम सुन सकें, जो कुछ रिकॉर्ड पे आया, जो कुछ हमने देखा, उसी में ही एक आपकी इज़्ज़त नफ्स इसमें मजरू हो रही है, आपको धक्के दिए जा रहे हैं, बाकायदा आपको धमकियाँ दी जा रही हैं। कितनी परेशानियाँ आपने फेस की हैं? जब हक़ाइक़ सामने लादने होते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी को मानी नहीं रखती है। तो समा पे जब काम करते हैं तो समा का काम भी यही है कि वो हक़ाइक़ को, सच को सामने लाए, चाहे कितनी भी मुश्किलात सामने आए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बस जाके खड़े हुए हैं, परेशानी तो हुई है। लेकिन अभी किरण हमने अपनी वीडियो का वो हिस्सा भिजवाया जिसमें गालियाँ नहीं हैं। ये तकरीबन आधे घंटे की फुटी थी जिसमें बेतहाशा गालियाँ दी और वहाँ पे खड़े हुए लोग इकट्ठे किए और उनसे भी कहा कि ये देखें कि ये यहाँ पे आके भीख मांगने की कोशिश करिए, मैं इसको यहाँ पे खड़े नहीं होने दूंगी। और साथ में ये भी कहा कि मैं अपने साथियों को बुलवाऊंगी, लड़के यहाँ पर आएंगे तो वो तुम्हारा इससे भी ज़्यादा बुरा हाशिर करेंगे। गालियाँ तो वो हैं जो कि बताई ही नहीं जा सकती, सुनी ही नहीं जा सकती हैं, कि मतलब इस कदर जो बुरी अल्फाज जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा है कि तुम यहाँ पर शायद किसी और चक्कर में आके खड़ी हुई हो, यहाँ पर खड़ी होने नहीं देंगे, क्योंकि लड़कियां हैं वहाँ पे ऑलरेडी मांगती हैं। तो मैं तो एक अननोन पर्सन थी वहाँ पे जाके भीख मांग रही, वो तो अपने ही किसी बंदे को वहाँ पर नहीं खड़ा होने देती कि अगर एक बंदा अपने एक इलाके से दूसरे इलाके से वहाँ पे आके भीख मांगने लग जाता है, वो पहले से ही पेशावर भिखारी है और वहाँ आ जाता है, तो वो उसको भी खड़ा नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनका इलाका है। जिस तरह से चोरों डकैतों का एक इलाका होता है कि मेरा एरिया है, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा यहाँ पे चोरी डकैती करने के लिए, इस तरह भिखारियों ने भी एक कब्जा माफिया बना रखा है, अलग-अलग चौक पे कब्जा किया हुआ है कि भाई दूसरा बंदा यहाँ पर नहीं आएगा। ये मेरा और आपका काम नहीं है कि हम फैसला करें कि कौन ज़रूरतमंद है या कौन नहीं है। हमारा काम है अब हक़ाइक़ दिखाना आवाम को, फिर आवाम खुद फैसला करें। लेकिन आप ये बताइए, क्योंकि आप वहाँ पर जाके खड़ी हुई, आपने एक टाइम वहाँ पर गुजारा इन हक़ाइक़ को बेनकाब करने के लिए, तो आपको अंदाज़ा क्या हुआ है जो खातून आपके साथ लड़ रही थी, झगड़ रही थी, ये आपको ज़रूरतमंद लगी या फिर किसी मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा लगी? ये तो बिल्कुल किसी नेटवर्क का हिस्सा ही लग रही थी, क्योंकि जिस तरह से ये बोली, जिस तरह से इन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, उससे तो ये लग ही नहीं रहा था कि ये ज़रूरतमंद खातून है। और मतलब ये वहाँ पर यही नहीं, इनके साथी और भी थी जिनको शायद थोड़ा बहुत शक हुआ कि ये कोई और खातून है, तो वो वहाँ से दूसरी साइड पर जाकर खड़ी हो गई। ये किसी साइड से भी नहीं लगता है कि इन लोगों को बिल्कुल भी किसी भी पैसे की या ज़रूरत है, ये ज़रूरतमंद है, इन लोगों को इनका हक दिया जाए, लोगों को भी समझ में नहीं आती है। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर खड़े होकर भीख मांगना एक बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पर आप ये नहीं कि आसानी से भीख मांगे, क्योंकि ना सिर्फ आपको इन लोगों का रवैया फेस करना पड़ता है, बल्कि अगर कोई जरूरतमंद आ जाए वहां पर, तो जो गुजरने वाले हैं वहां पर वो इस कदर बुरी नजरों से देखते हैं, फिक्रे कसते हैं, पैसे देते हुए भी हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई जरूरतमंद, पहली बात है वहां पे खड़ा ही नहीं होता, अगर खड़ा हो जाए तो उसको इस तरह के रवैयों को भी फेस करना पड़ता है। वहां पर अगर सरकारी मुलाजिम है वो भी आपको इशारे से पास बुलाते हैं कि यहाँ पर नहीं आई। एक जानिब ये मुनज़्ज़म नेटवर्क जो अपना कारोबार कर रहे हैं सड़कों पर खड़े हुए, और दूसरी जानिब आवाम का ये रवैया, ये भी यकीनन बहुत तकलीफ दे बात है। खातून चाहे वो किसी मुनज़्ज़म नेटवर्क से ही क्यों ना हो, लेकिन खातून की इज़्ज़त, उसका एहतराम तो ज़रूरी होता है। आवाम को शायद ये भी सोचना चाहिए। अमर, मुझे याद है आज से शायद 1-1.5 महीना पहले आपने भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, भरपूर आपने रेकी की थी। एक मॉल के आगे एक शख्सियत थे, फिर आप उनके घर तक गए थे, उनके अपार्टमेंट था, उनके बच्चे थे, उनके घर में गाड़ियाँ थीं। तो ये तमाम चीज़ें जो रिपोर्टर्स हज़रात आपने किया, शाहीन ने किया, आप तमाम लोग ये हक़ाइक़ दिखा रहे होते हैं। इंतज़ामिया को ख्याल आया है कि इस बार कराची के लिए कुछ किया, इनको रोकने के लिए, इनसे निपटने के लिए? जी देखिए, एंटी बैगर्स यूनिट पुलिस ने बनाया तो है, लेकिन गदागरों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो इस यूनिट की पकड़ से जो है वो बहुत दूर हैं। ये ज़रूर है कि उन्होंने कुछ 50 से ज़ायद बैगर्स को जो है वो अब तक हिरासत में लिया है, उनको NGOs के हवाले किया है, लेकिन
क्योंकि इनको गिरफ्तार करने के बाद या इनको प्रॉपर किसी थाने मुंतकिल नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से वो NGO से भागकर दोबारा उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं सिग्नल्स पर खड़े होते हैं। कराची में आम दिनों में किरण तकरीबन 3500 के करीब गदागर जो है वो शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर, बाज़ारों में, अस्पतालों के बाहर, रेस्टोरेंट्स के बाहर मौजूद होते हैं और हर गदागर तकरीबन 2000 रुपये रोज़ाना जो है वो कमाता है। इस तरह से शहर की सड़कों से अगर हम कराची की बात करें तो 39 लाख से ज़ायद की रकम रोज़ाना जो है वो ये गदागर जमा करते हैं। माहाना की अगर हम बात करें तो 11 करोड़ तक पहुंचती है। और रमज़ानुल मुबारक में ना सिर्फ गदागरों की तादाद लाखों में पहुंच जाती है कराची में, बल्कि इनकी आमदनी भी लाखों तक पहुंच जाती है कि एक दिन में ये बहुत ज़्यादा जो है वो कमा रहे होते हैं, क्योंकि हर शख्स इनकी मदद करना चाहता है। मदद करने से हमारे इन हक़ाइक़ सामने लाने का मकसद ये नहीं है किरण के हम लोगों को मदद करने से मना कर रहे हैं, बल्कि ये कि जिनको वो मदद कर रहे हैं कम से कम ये देख लें, ये तसल्ली कर लें कि वो लोग सही हैं, वो वाकई उस पैसे के मुस्तहिक हैं या नहीं है, ताकि पैसे सही जगह पर पहुंचे। मैं आपकी बात से ये सोच रही हूँ 40 से 45 हज़ार आप आम दिन का मुझे बता रहे हैं जो बनता है महीने का, तो एक किसी अच्छे इदारे में या किसी बैंक वगैरह में आप मुलाजमत करें, आपकी नॉर्मल सी पोस्ट हो या कोई अच्छी पोस्ट हो, तो वहाँ पर आपको 40 से 45 हज़ार रुपये 8-10 घंटे और रोज़ाना के मेहनत करके उसके बाद आपको मिलते हैं। तो ये वाला पेशा शायद जिनको काम नहीं करना, जिनको मेहनत नहीं करनी, उनको लगता है कि ये आसान है, यहाँ पर ज़िल्लत से ही आपको रोटी तो मिल रही है, पैसे तो मिल रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो इसमें बड़ा इशू है वो ये है कि जब हम नशइयों के हवाले से बात करते हैं तो उसमें भी यही होता है कि जहाँ जहाँ पर लोग ग्रुप बनाकर बैठे हुए नशा कर रहे होते हैं वहाँ पर पुलिस आती है, क्रैकडाउन करती है, उन्हें उठाती है, ले जाती है, 5-10 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद उनकी बेल भी हो जाती है, छूट भी जाते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर भी यही है, नशे वाले केस में भी यही है कि जो जड़ होती है उस पर हाथ नहीं मारा जाता। अगर आप इस मुनज़्ज़म नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कुछ करें, ये फ़कीरों को पकड़ के क्या होगा? अगर नेटवर्क को पकड़ा जाए तो शायद रोकथाम हो सकती है। बिल्कुल किरण, जब हम इस पे एक रिपोर्ट भी तैयार कर रहे थे तो जो अक्सर आपने देखा होगा कि शहर के सिग्नल्स पर बच्चे जो है वो भीख मांग रहे होते हैं, तो उन बच्चों से हमने जब जाके पूछा या हम उनके करीब ही गए तो फौरी तौर पर जो उनके दूर बैठे हुए बड़े अफराद जो कि जिनकी उम्र जो है वो ज़्यादा थी, अच्छी खासी एज के 40 तकरीबन 35 से 40 साल के वो होंगे, तो वो उठकर जो है वो हमारे पास आ गए कि जी आप क्या चाहते हैं, क्यों पूछ रहे हैं इन बच्चों से, क्या बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी हिफाजत पर कुछ लोग मामूर होते हैं जो उन बच्चों पर मुसलसल नज़र रखे होते हैं। तो इसी तरह सिर्फ उन बच्चों को या फिर उन उनकी हिफाजत पे कौन मामूर होता है? जी बिल्कुल, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि आज तक किसी नेटवर्क पे कोई हाथ डाला गया हो, किसी बड़े पर हाथ डाला गया हो जो केस मिसाल बना हो, तो फिर इनकी हिफाजत पे कौन मामूर होता है? बिल्कुल, यहाँ से भी पैसे इकट्ठे किए जा रहे होते हैं, तभी तो ये बड़े माफिया का एक किरदार अदा कर रहे होते हैं। एक बाकायदा आगे तक पैसे पहुँचाए जा रहे होते हैं, उसमें पुलिस भी शामिल होती है, ट्रैफिक पुलिस भी शामिल होती है जो उनको वहाँ पर खड़े रहने की इजाज़त दे रहे होते हैं। आखिर क्यों शहर की सड़कों पर सिग्नल्स पर ये बासानी जो है वो गदागर मौजूद हैं, जबकि शहर में दर्जनों की तादाद में NGOs भी काम कर रही हैं, एंटी बेगर्स यूनिट भी बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में गदागरों का मौजूद होना उन तमाम NGOs पर भी जो इस पर काम कर रही हैं और एंटी बेगर्स यूनिट पर भी सवालिया निशान है। तो फिर कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ऐसे कुछ अनासिर मौजूद हैं जो उनसे हाथ मिलाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो आराम से शहर में भीख मांग रहे हैं। ये उनका भी सीजन चल रहा है, उनका भी कारोबार चल रहा है। अहमद, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। कराची शहर में एक और भी इस वजह से मसला खड़ा होता है, उस पर मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन शाहीन, आप मुझे ये बताएं कि जब यही मुनज़्ज़म नेटवर्क के हवाले से आप बात कर रही हैं कि आपको भी देखने में ऐसे ही लगा कि पीछे कोई ना कोई गिरोह मौजूद है, इतनी आसानी से और इतने धड़ल्ले से कोई अकेली खातून खड़े होकर लड़ झगड़ नहीं सकती, धमकियाँ नहीं दे सकती, तो जब आप वहाँ पे खड़ी हुई आपको क्या लगा? कैसे, आप क्या समझती हैं, आपके पास क्या तजवीज़ है कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये कोई किरण इस तरह का नहीं हो सकता कि इन लोगों को पकड़ें, बस में डालें, एंटी बैगर्स कैंपेन स्टार्ट हो और उठा के ले जाएं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि वो कोई प्रॉपर तरीका एक अपनाएंगे, उसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाएगा। तो इसके लिए जब उनको पता चल जाता है कि हमें उठा के ले जाया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से वापस आके वो दोबारा भीख मांग सकते हैं, तो ये कोई तरीका या कोई हल नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि ये दोबारा आके भीख नहीं मांगे। अगर कोई इनको रोज़गार मिल जाता है, अव्वल तो मेरा ख्याल ये रोज़गार भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे रोज़गार से ज़्यादा इनको इस तरह से पैसे मिल रहे हैं, ये ज़्यादा कमा रहे हैं इस तरह से। तो उस हवाले से इनको कोई ना कोई सेटअप ऐसा होना चाहिए, या तो जेल में भेज दिया जाना चाहिए इन लोगों को, ताकि कुछ दिन जेल में सज़ा काटे वहाँ पे, तो उसको इनको फिर समझ आए कि दोबारा आके बाहर आके ये काम नहीं करना। जब कैंपेन स्टार्ट होती है वो इनको लेके अंदर चले जाते हैं। जी अहमद, एक और मसला है जो बहुत बड़ी तादाद में फिर जब ये गदागर आ जाते हैं शहरों में, उसके बाद हम देखते हैं रमज़ानुल मुबारक में छीना झपटी, लूट मार, इस तरह के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
और उसमें एक किरदार शायद ये खुद भी अदा करते हैं। तो पुलिस ने, इंतज़ामिया ने इस पर नज़र रखने के लिए क्या प्लान किया है? क्योंकि लास्ट ईयर तो आपने देखा था प्लानिंग थी और शायद तादाद भी कम थी उसी वजह से। जी देखिए किरण, जितनी भी प्लानिंग कर ली जाए लेकिन हम ये देखते हैं कि जराइम का ग्राफ जो है वो रमज़ानुल मुबारक में हमेशा ज़्यादा हो जाता है और उसमें एक किरदार ये गदागर भी कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब इनको पैसे मिलना बंद हो जाते हैं शहर की सड़कों से, तो उसके बाद ये ना सिर्फ लोगों के लिए रैकी कर रहे होते हैं बल्कि लोगों से स्ट्रीट क्राइम में भी मुलव्वस हो जाते हैं, लोगों से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनने में भी मुलव्वस होते हैं। हमने अक्सर ऐसे वाक़यात सुने हैं कि लोग गाड़ी के अंदर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक एक गदागर आया और उनसे मोबाइल फ़ोन छीन कर एकदम भाग गया। तो ये भी वाक़यात जो है वो बिल्कुल हमने रिपोर्ट किए हैं कि माजी में इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो हम लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि वो इस तरह जो है वो जब जा रहे हों शॉपिंग के लिए तो अपनी कीमती अशिया की खुद भी हिफाजत करें, अपनी कीमती अशिया की खुद भी हिफाजत करें। और जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में हैं तो आवाम को, अवामुन्नास भी बार बार कहना पड़ता है कि आप अपने लिए खुद जो करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि लगता नहीं है कि हमारी इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा सीरियस है आवाम के लिए कुछ करने के लिए। अमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहीन शहजादी आप साथ मौजूद थी, बात कर रही थी इस हवाले से, आपका भी बेहद शुक्रिया। एक और बड़ा मसला कराची की सड़कों पर आज तमाम लोगों को, मुझ समेत, देखना पड़ा है अंधाधुंध ट्रैफिक जैम जिसे कहते हैं, कि आप किसी जगह से निकले और कहाँ पे पहुँचे आपको कुछ नहीं पता चल रहा। अब तक क्या सिचुएशन यही है। मेरे साथ मौजूद हैं शायान सलीम, उनकी जानिब मैं चलती हूँ और उनसे बात कर लेती हूँ। शायान, मुझे बताएं कि अभी भी ट्रैफिक का वही निज़ाम चल रहा है जो 1-2 बजे के करीब था? आप शहर की कौन सी शाहरा से दाखिल हुए हैं और कहाँ जाके निकले, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था? देखें, नर्सिस का जो एहतजाज चल रहा था प्रेस क्लब पर, उन्होंने आज दोबारा पेशकदमी की कोशिश की थी वज़ीर आला हाउस की जानिब, और इस खतरे से बचने के लिए इंतजामिया ने जो सड़कें हैं, जो उसकी मुलाका सड़कें, उन्हें बंद कर दिया था। ऐवान सदर रोड, ज़ियाउद्दीन रोड, क्लब रोड, सिंध असेंबली की तरफ जो रोड जा रहा है उसे बंद कर दिया गया था। नाक़िस हिकमत अमली अपनाई गई थी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और जिसका सबब ये बना कि जो शहरी हैं वो रुक गए, पूरी तरह रुक गए। 2 बजे से ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक पुलिस तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। उन्हें जहां तैनात किया गया था वहां पे एहतजाज चल रहा था, इसलिए नजर नहीं आ रही। जो मेन सड़कें हैं कराची की, जहां पे ट्रैफिक जाम था, वहां पे इक्का दुक्का एहलकार नजर आ रहे थे, लेकिन ज़ाहिर हजारों गाड़ियां हैं, कोई सिलसिला ऐसा नहीं बनाया गया कि डाइवर्जन दी गई हो, जिसके सबब जो शहरी हैं वो परेशान हो गए। जो दफातर से घरों के लिए निकले हुए हैं वो भी अभी तक सड़कों पर रुल रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त मैं आई चंडीगढ़ रोड पर मौजूद और आप देख सकती हैं क्या ट्रैफिक की सूरत हाल है। मोटरसाइकिल सवार हो या गाड़ी सवार हो, वो देख रहा है रास्ता कहीं उसको मिल नहीं रहा, और ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर तो नजर नहीं आ रही। शाहीन कम्प्लेक्स पे है, जो ट्रैफिक पुलिस बता रही है वजह, वो ये बता रही है कि जैसा कि आज तरावी है और शहरी हर कोई घर जल्दी जाना चाह रही है। अनोखी मंतक उन्होंने पेश की और बताया ये जा रहा है कि आने वाले रोड पे तरावी के लिए जाने की मतलब ये अनोखी मंतक और ना समझ आने वाली मंतक है। बहुत बहुत शुक्रिया शायान सलीम, आप साथ मौजूद। तो गोया कराची की सड़कों का अभी भी बुरा हाल है जैसा कि शायान आप बता रहे हैं, लेकिन जो कौमी असम्बली का मंजर देखा था वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कि सिंध हुकूमत है, वहाँ पर पेट्रोल पर तो बड़ा एहतजाज करते हुए प्ले कार्ड्स उठाए हुए, बैनर्स उठाए हुए दिखाई दी। लेकिन क्या आपको यहाँ कराची के अवाम का, सिंध के अवाम का ख्याल नहीं आ रहा जो घंटों से खड़ी हुई थी ट्रैफिक में, अपने हज़ारों रुपए का पेट्रोल जो गाड़ियों में मौजूद था, बाइक्स में मौजूद था, वो फूंक रही थी? तो इसके लिए भी कुछ एहसास कर लीजिए, ख्याल कर लीजिए। अगर आप वहाँ पर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर बात कर रहे होते हैं तो खुदारा ये जो अवाम परेशानी झेल रहे होते हैं इनका भी ख्याल कर लिया करें, कोई ऐसी हिकमत अमली बना लिया करें कि अवाम को ये परेशानी का सामना ना करना पड़ा। बहरहाल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर मामलात की जानिब बढ़ेंगे, देखते रहिए साथ साथ। प्रेसिडेंशियल सिस्टम किधर से आ रहा है मुझे नहीं पता कि कौन ये सारी जगह कह रहे जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रही है, हमें नहीं पता किधर से आ रही है। आज IMF के खिलाफ ही ब्रैकेट उठा लिए। नो, मैं ये एक्सपेंस करता हूं। और ना सिर्फ ये, इनको अपने दौर में 11% महंगाई नजर नहीं आई। ये फरमा रहे हैं कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेरी सेहत का मसला है, इनकी फ़ोन पे बात हुई है उनसे, इनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप कहाँ चले गए? ये जो वज़ीर आज़म है उनके नज़दीक ना इस ऐवान की कोई अहमियत है ना अपोजिशन की कोई अहमियत है। पेट्रोल की 9 रुपए कीमत बढ़ा के जो जुल्म हुआ है, उन्होंने लोगों के मुंह से निवाला छीना है। ये है असल हुकूमत।
वेलकम बैक वंस अगेन। मुल्क के सियासी मैदान में हलचल मची हुई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाजराई का सिलसिला भी जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ज़मानत पर रिहाई का वक्त ख़त्म हो रहा है उनका। नवाज शरीफ कल खुद कोट लखपत जेल जाएंगे, अपने आप को जेल हुकाम के हवाले कर देंगे। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो बयानिया पर कायम हैं और हर आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। नवाज शरीफ की जेल मुंतकली के वक्त नून लीग सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करने का इरादा रखती है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में मतवालों को कोट लखपत जेल के बाहर जमा होने का पैगाम दिया है। मरियम नवाज अचानक सियासी मैदान में सरगर्म हुई हैं। तब्दीली सरकार ने भी मरियम नवाज को हदफ तनकीद बनाया है। मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर बनाने पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं मरियम नवाज अदालत से सज़ा याफ्ता है, उन्हें सियासी ओहदा कैसे दिया जा सकता है। तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू करेगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि मुखालिफिन मरियम नवाज से खौफज़दा हैं। ट्विटर बयान में लिखा कि जब से मरियम नवाज नून लीग की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म और किराए की टीम की नौकरी ख़त्म हो गई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। कौमी असम्बली का माहौल गर्म है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया है। प्ले कार्ड्स उठाए गए हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया है। अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे के बाइस स्पीकर असद कैसर ने इजलास बुध 11 बजे तक मुलतवी कर दिया है। इस पर बात करने के लिए अदल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। नवाज शरीफ साहब कल जेल जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस मौके पर सियासी ताकत का मुजाहरा करने की बात की जा रही है। पहले तो ये बता दें कि मकसद क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल एक पार्टी जो है डीमोरलाइज हुई है और आमतौर पे तासुर ये था कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई समझौता है, इसलिए नवाज शरीफ भी चुप हैं, उनकी बेटी भी चुप हैं। और जब उनकी बेल एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद उन्होंने अब कुछ बोलना शुरू किया है। फिर जब शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर गए तो ये क़यास आराइयाँ हो रही थी कि ये भी कोई डील या ढील का नतीजा है और शहबाज शरीफ जो हैं वहाँ पे हसन नवाज और हुसैन नवाज के साथ मिलकर कुछ रकम का इंतज़ाम कर रहे हैं और शायद नवाज शरीफ जो हैं पिली बारगेन की तरफ जाएंगे, वो एक सर्टन अमाउंट देकर अपनी इन केसेस से जान छुड़वाएंगे। तो इन तमाम अफवाहों और क़यास आराइयों से जो मुस्लिम लीग के वर्कर्स थे उनमें एक इस्तराब था, तो उसको कम करने के लिए कोशिश कर रही हैं कि मरियम भी ट्विटर पे एक्टिव हो गई हैं और कल एक शो करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कितने लोग आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सेंट्रल पंजाब में नवाज कैसा शो आपको कैसा शो रहा है? पिछली दफ़ा तो ट्रैफिक जैम हो गया था, शहबाज शरीफ साहब पहुंच नहीं पाए थे। जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे ट्रैफिक बुरे तरीके से जैम हो गया था, रास्ते रोके गए थे। लेकिन इस बार तो एक मसला है कि जिन्होंने रिसीव करने जो पिछली बार नहीं पहुँच पाए थे उनकी अपनी रिसीविंग का मसला है, वो खुद कब आ रहे हैं पाकिस्तान ये मालूम नहीं है। फिर वो जिस मजमे की बात कर रहे हैं, जितने लोग इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, पिछली वाली मिसाल से आपको लगता है कि इस बार ये हो पाएगा? डीमोरलाइज तो हैं लोग जी, चांसेस तो कम है। देखिए, जब नवाज शरीफ ने अपना जीटी रोड का मार्च किया था, जब वो डिपोज हुए थे, माजूल हुए थे और वो फिर वहाँ से लाहौर आए थे इस्लामाबाद से, तो उस वक्त पंजाब में उनकी हुकूमत थी और हुकूमत का बहुत ताउन शामिल था उसमें। अब तो वो तने तनहा हैं, पार्टी के अपने रिसोर्सेज हैं, इतने लोगों को पूरे पंजाब से इकट्ठा करना मेरा नहीं ख्याल है कि कोई पैसा खर्च करेगा। कल पहला रमज़ान भी है, तो अगर 5-7 हज़ार लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो कुछ इनकी इज्जत रह जाएगी, कुछ जो है भरम रह जाएगा। लेकिन अगर वाकई इनका कोई बहुत ज़्यादा कोई एजिटेशन का मूड है वर्कर्स का और लोगों का, तो फिर तो 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे होने चाहिए, वो एक पावरफुल शो होगा। लेकिन अगर 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो तो आम तौर से भी लोग ऐसे मजमू में इकट्ठे हो ही जाते हैं, तो उससे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन नवाज शरीफ उसको एक इवेंट बनाना चाहते हैं, जगह जगह रास्ते में जाती उम्रा से लेकर और जो जेल है कोट लखपत जेल, उसके रास्ते में भी कुछ कैंप्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो ये बताना चाहते हैं कि मैं अभी भी एक बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ, मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, मैंने कोई डील नहीं किया है। लेकिन बहरहाल ये क़यास आराइयाँ मौजूद हैं कि कोई ऐसी कोशिश हो रही है कि पिली बारगेन हो जाए नैब के साथ और नवाज शरीफ जो हैं वो जेल की अजियत से बच जाएं, क्योंकि अब तो जेल से बाहर जाने का उनका कोई फोरम नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त कैंसिल कर दी है, तो अब उनके पास यही है कि मेरिट के ऊपर वो केस जो है हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लगा हुआ है वो सुना जाए। अगर या तो उनको बरी किया जाए या उनकी कोई मेरिट पर ज़मानत ली जाए, इसके अलावा अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जो हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान की उसको वो इस्तेमाल कर चुके हैं और वहाँ पे उनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद हो गई है। तो अभी ये भी कह रहे थे कि बहुत बीमार हैं, हालत नाजुक है, लेकिन अगर वो एक जुलूस की शक्ल में जाते हैं तो फिर लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि ये बीमारी का बहाना क्या था, आप तो एक जुलूस की क़यादत कर रहे हैं।
और आप में इतनी ताकत है कि आप लोगों को लीड कर सकें और एक जुलूस निकाल सकें। तो ये सब बातें जो हैं कल शाम को मेरा ख्याल है वाज़े हो जाएंगी कि नून लीग में कितनी जान है, कितना दम है, वो अपना पावर शो जो है किस हद तक कर सकती है। तो अदनान साहब, जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं कि यकीनन सवाल उठेंगे अगर मजबे से खिताब करते हैं, बात करते हैं और अगर इसको एक पावर शो बनाने की कोशिश करें तो यकीनन ये सवाल तो उठेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने शायद इसके दूसरे पहलू पर गौर नहीं किया है। वो सिर्फ इसको एक पावर शो की हैसियत से लेकर आगे चलना चाहती है और वो भी देखना पड़ेगा कि कितना ये पावरफुल होता है पावर शो। लेकिन आप मुझे बताइए, कौमी असम्बली का तो आज आपने मंजर देखा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत में अचानक से 9.5 रुपये के करीब इजाफा हुआ, ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है और फिर वही हुआ जो आमतौर पर हम देखते हैं, वो चाहे कौमी असम्बली हो चाहे सिंध असम्बली हो, एहतजाज होता है, शोर शराबा होता है, इजलास मुलतवी हो जाता है। इजलास मुलतवी करना आपको लगता है ये तूफान को थमा देने के मुतरादिफ होता है? मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, मैं 30 साल से सहाफ़त में हूँ और हमेशा मैंने यही देखा है कि असम्बली में जो है दंगा फसाद होता है, बहुत ज़्यादा लोग नारे लगाते हैं, स्पीकर के डाइस के सामने खड़े हो जाते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, बजट की कॉपियाँ फाड़ते हैं, कोई कानून होता है तो वो फाड़ देते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। अगर इस वक्त इमरान खान अपोजिशन में होते तो उनकी पार्टी ये कर रही होती, अब वो हुकूमत में है तो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं वो ये कर रहे हैं। सिर्फ रोल्स बदल जाते हैं, सब वही हरकतें हैं, वही काम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, ये सिर्फ आवाम को बताने के लिए। मैंने आगाज में ये मशवरा भी दिया है, रमज़ानुल मुबारक है, कम से कम उसके तकद्दुस का ही एहतराम कर लीजिए। लेकिन कल एक बड़ा इवेंट मुस्लिम लीग नून करने जा रही है। आज आगाज में पीपल्स पार्टी ने ही क्या किया है कौमी असम्बली में, अब देखना होगा कि मजीद आगे के 30 दिन कैसे गुजरेंगे। अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद। पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के नाम पर धोखा देने के बढ़ते हुए वाक़यात, FIA ने एक्शन लिया है। लाहौर में कार्रवाई के दौरान 8 चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदेही पर ये कार्रवाई हुई है और FIA के मुताबिक लड़कियों को गैर अखलाकी कामों पर मजबूर किया जाता था। इस हवाले से एक मुतासिरा लड़की का बयान हमारे पास आया, पहले आपको वो दिखाते हैं फिर इस पर आगे बात करते हैं। जब मेरी शादी हुई, मुझे लेके आए थे डिवाइन गार्डन में, इधर भट्टा चौक के पास है, एयरपोर्ट वाली साइड पे। वहाँ पे ये मुझे लेके आए, ठीक है। इन्होंने ना वहाँ पे हमारे अंश भट्ट के ग्रुप में थी 8 लड़कियाँ, लास्ट शादी मेरी थी। लड़कियों के नाम थे रुबैका, मरियम, मोन, मारिया, नताशा और सायरा। वो सिगरेट पीता था, नशा करता, जुआ खेलना, ताश खेलते रहना एवरी टाइम। मैं बहुत परेशान थी। अंश भट्ट आता था, उसने मुझे टॉर्चर करना, अगर तुमने बच्चे नहीं रहना तो तुम अभी बता दो, अभी तो तुम्हारा ना जो निकाह नाम है वो भी नहीं फाइल हुआ ना, तो तुम हमें भी बता दो। मुझे वो मैंडेटरी पे मेरे टॉर्चर कर रहा था। मैं कंफ्यूज थी, मैं क्या करूं, अभी तो मेरी शादी एकदम से मैं कैसे छोड़ के चली जाऊं। फिर जब लास्ट मैं तंग आ गई वहाँ पे ना, मैंने देखना शुरू किया तो वो मुझे पता चला वो क्रिश्चियन ही नहीं है। वो उस चीज़ को मानते हैं जो है ही नहीं, बुतों को मानते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैंने नहीं रहना यहाँ पे। मैंने अंश को बोला, मैंने कहा भाई मैंने डिवोर्स लेनी, मैंने नहीं रहना। फिर जब मैंने अंश को ऐसे बोला, अंश ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो मैंने मैरिज हॉल पे पैसे लगाए मैं वो लूँगा तुमसे, मैं तुम्हारे घर वालों पे केस करवाऊँगा, चाइनीज़ को चीट करना सही नहीं है। अगर जो बंदा चाइनीज़ को चीट कहता है, अगर एक चाइनीज़ को चीट करते हुआ पूरा इस्लामाबाद हिल जाता है। एक और था, वो कैसर था और उसके ग्रुप में टोटल 12 लड़कियाँ थी जब तक मैं वहाँ पे थी। जब वहाँ पे पुलिस आई, इन्होंने हमें बोला कि तुम लोगों ने नीचे नहीं जाना, तुम लोगों ने ऊपर ही रहना है। बाहर पुलिस आई है, तकरीबन 4-5 चाइनीज़ इन्होंने आगे कर देने। यहाँ पे चाइनीज़ ही रहते हैं, यहाँ पे और कोई नहीं है। हमारे ID कार्ड, पासपोर्ट, जो भी पेपर्स थे वो सब सुनील रेडी करवाता था। हमारे साथ उसने जाना गाड़ी में। वहाँ पे जितनी भी है ना, वो सब बताती हैं कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ पे अंडे खिलाते हैं। एक लड़की थी वहाँ पे, वो उसने बताया कि ये जो चाइनीज़ है ना, ये मुझे कहता है कि मैं तुम्हें क्लब में लेके जाऊँगा, वहाँ पे पैसे, बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो तुम्हें जो बोलेंगे तुम वो करोगे। FIA ने फैसलाबाद में चीनी दूल्हा समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग और जालसाजी की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। रियाज अहमद साथ मौजूद है। रियाज, ये यकीन मुनज़्ज़म गिरोह होगा, काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के नाम पर धोखा देने वालों के खिलाफ FIA अब मजीद क्या कर रही है? जी बिल्कुल, ये तकरीबन अक्टूबर के करीब, पिछले साल अक्टूबर में ये निशानदेही हुई थी कि इस तरह चीनी जो बाशिंदे हैं, चीनी शहरी हैं, जो पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं, उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाकर उनको धोखे से यहाँ पर शादियाँ करके वो चीन ले जाकर उनके
जो है गैर अखलाकी हरकत पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे, जिसमें क्रिश्चियन सोसाइटी के पास्टर भी शामिल थे, उनमें उनकी ख़वातीन भी शामिल थे, जो इन गरीब लोगों को घेरते थे और वर्गला कर लाते थे। कुछ एक नौजवान है जिसका नाम जो इस लड़की ने बताया अपने बयान में, अंस भट्ट, वो एक डीएसपी, साबिक डीएसपी का बेटा है। उसने जो है वो अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा रखी है। बाकी जो मुल्ज़मान है काफ़ी हद तक गिरफ्तार, पुलिस का FIA का कहना गिरफ्तार हो चुके हैं। जो ही उसकी ज़मानत खारिज होगी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ताहम अभी तक FIA का ये कहना है कि वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते कि कितनी लड़कियां जो हैं वो अब तक जो है वो चीन जा चुकी हैं इसी तरह। लेकिन अब तक उनका ये कहना था कि इसके बाद जब से हमने कार्रवाई शुरू की है उसके बाद से ये जो है काम काफ़ी हद तक रुक चुका है। लेकिन वो मजीद कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं ताकि पता चल सके कहाँ कहाँ ऐसे काम हो रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। अच्छा रियाज, जो मुतासिरा लड़की का बयान सामने आया है, रियाज जो मुतासिरा लड़की का भी हमने नाज़रीन को सुनवाया भी है, इस नेटवर्क के खिलाफ ये कितना अहम साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, वो लड़की जो है वो खुद इस चाइनीज़ से शादी कर चुकी थी। उसने ये भी बताया कि जिस चाइनीज़ से मेरी शादी हुई थी वो उसको फालिज हो चुका था, उसका ना एक हाथ काम कर रहा था। लेकिन वो उसने उस लड़के को भी बताया जो ऑन स्पॉट उसको लेकर गया था। लेकिन इसके बावजूद उसने उसको लालच दी कि ये जो लड़की जो लड़का खासा अमीर है तो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी। ये बयान जो है वो FIA के लिए इतना ही अहम है जितना एक मुलज़म की गिरफ्तारी। तो उसका ये कहना था कि लड़की का ये भी कहना था कि वो हर तरह का हर जगह पर जाकर ये बयान देने को तैयार है कि इस तरह ये काम हो रहा था। अगर ज़रूरत पड़ी तो FIA ये लड़की को लेकर अदालत भी जा सकते हैं, वहाँ पर ये बयान जो है वो लड़की दे सकते हैं जिससे मुल्ज़मान को सज़ा यकीनी हो सकती है। जी रियाज, जो आप बात कर रहे हैं इसमें एक और तकलीफ दे पहलू ये भी है कि खातून जिनका बयान सामने आया है वो खुद बता रही हैं कि मुझे बताया गया कि इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो ज़िंदगी आगे आसानी से गुजरेगी। आप नहीं समझते उन वालिदैन को भी इससे सबक सीखना होगा, उन लड़कियों को भी इससे सबक सीखना होगा जो सिर्फ ये पैसे और लालच देख कर शादियाँ कर रही हैं? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तानी जो लोग यहाँ पर हैं, चूँकि उन क्रिश्चियन सोसाइटी के कुछ लोग शामिल थे, जो पास्टर थे और एक पादरी थे और एक कंडस खातून थी, और वो भी इसमें शामिल थी। लेकिन चूँकि वो इन लड़कियों को उनके घरों में जाते थे, उनको वर्गलाते थे कि तुम इधर पाकिस्तान में इस तरह गुर्बत की ज़िंदगी गुजारोगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारो, अपने माँ बाप के लिए भी आसानियाँ पैदा करो, अपनी ज़िंदगी भी खुशहाल तरीके से गुजारो। तो इसलिए चाइनीज़ जो है उनके पास खासा पैसा है, वो जो सी पैक में काम भी कर रहे हैं, 2-2 घर हैं उनके पास, और इस तरह तुम्हें वहाँ एक घर मिलेगा, एक उनके वालिदैन के लिए अलग से होगा। तो वो इसी झांसे में आ जाती, लालच का अंसर जो था वो उसमें शामिल था और इसी लालच के में वो फंसकर वो इनके जाल में चली जाती थी। और फिर तो वालिदैन को भी इस चीज़ से जो ये हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं इससे सबक हासिल करना चाहिए कि अपनी बेटियों को सिर्फ और सिर्फ जायदाद का या दौलत का लालच के साथ ही कहीं शादी ना कर दे के बाद में इस तरह के वाक़यात सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज, आप साथ मौजूद थे। ईद पर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना अपने मुल्क का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।